नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 6 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। कल ईपीएफओ का पेपर हुआ था और हम लोग ने उसके जो है आंसर कीज डाल दी हैं। आप जाके उस पर जो है कमेंट देख सकते हैं। ठीक, हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जो है ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के हों, अकाउंटेंसी के हों, लेबर लॉ के हों। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो है टेस्ट सीरीज से, हमारे गाइडेंस से, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सही किए। ठीक, तो काफ़ी अच्छी जो है आप लोग का रिस्पॉन्स आप लोग से मिला है। मेहनत जो हम लोग ने करी थी, पिछले साल फरवरी से हमने चलाया था बैच, ठीक, पेड ग्रुप, और ये 2 बार पोस्टपोन हुआ कोरोना की वजह से। लेकिन हमने जो पहले भी चलाए थे ग्रुप, और टोटल हमने 11 ग्रुप चलाए, उसमें भी हमने किसी को छोड़ा नहीं और सभी को जो है चालू रखा। बाकी कई सारी जो कोचिंग है उन्होंने क्या किया, जब पोस्टपोन हुआ तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, उन्होंने नहीं पढ़ाया। लेकिन हम लोग ने उनको भी नहीं छोड़ा, लगातार सबको जो है सबके साथ मेहनत करते रहे। उसी का जो है आज ये रिजल्ट है कि हमारा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन आप लोग ने सही भी किए। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट है। इंटरव्यू के लिए जो है ज़रूर कुछ ना कुछ गाइड वाइड किया जाएगा, जो लोग भी हमारे सेलेक्ट होंगे। ठीक, और अगर जिसको फ़ायदा हुआ है हमारे करंट अफेयर से तो प्लीज़ यहाँ पर भी आप लोग मैंशन कर सकते हैं। ठीक, यूपीएससी का भी इसी प्रकार से हमारा 2021 का पेड ग्रुप चल रहा है, और इसको अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9690660689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक, हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारे ये चैनल्स हैं। आप इनको जो है टाइप करिए सर्च इंजन में जाके, वहाँ पे इस एप्लीकेशंस के, और ये फ्री में चैनल्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, पेड पीडीएफ की फ्री पिक्स भी मिल जाती है। तो चलिए, आज के जो टॉपिक्स हमारे हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, आयुष आपके द्वार अभियान। ठीक, आयुष आपके द्वार अभियान, तो आयुष चला आ रहा है आपके द्वार। देखें क्या चीज़ है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021, इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर रिवीजन भी हो जाएगा। और भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में, उसको खतरा है, क्या खतरा है देखेंगे। और ब्लू स्ट्रैगलर जो स्टार है, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसको भी थोड़ा इजी करके बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक, देखिए, आयुष आपके द्वार अभियान क्या है। आयुष मिनिस्ट्री जो है, जिसमें आपका आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ठीक है ना, होम्योपैथी, ये जो काम करने वाले, इनके ऊपर जो ऑल्टरनेट इंडियन मेडिसिन है, तो इसकी जो मिनिस्ट्री है उसको जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आयुष आपके द्वार उसका नाम रखा गया है। 45 लोकेशन से जो है अक्रॉस इंडिया में चालू किया गया 3 सितंबर से। अच्छा, लॉन्च कहाँ से हुआ? मुंबई से हुआ। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उन्होंने किया। सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले क्या थे? आसाम के चीफ मिनिस्टर थे। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ठीक, अब आयुष में ये सब तो होता है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो औषधीय जो है पादप जो बोर्ड है, और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास आता है। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या चीज़? अब ये जो आयुष आपके द्वार है, इसके अंदर हो क्या रहा है वो समझना। मेडिसिनल सैपलिंग्स, ठीक है, यानी कि आपका औषधीय पादप और आयुर्वेदिक दवाएं, ठीक, ये जो है पब्लिक को बांटी जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ है कि आयुष मिनिस्ट्री क्या कर रही है यहाँ पर। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये मिलके क्या कर रहे हैं कि पब्लिक को 45 लोकेशन से लॉन्च हुआ मुंबई से, ध्यान से सुनना, और उनको जाके मेडिसिनल सैपलिंग देंगे, जो कि वो जाके अपने जो है गार्डन में कहीं पे उसको जो है लगा सकते हैं सैपलिंग को, उससे पेड़ निकलेगा मेडिसिनल वाला, औषधीय जो होता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी पब्लिक को दी जाएगी ताकि वो लोग यूज़ करें इसको। ठीक, 21 स्टेट में ये चालू किया गया है। 2 लाख सैपलिंग दिए जाएंगे और
जो है इसमें कैंपेन का एम तो है कि 75 लाख हाउस होल्ड को सैपलिंग देना है। अच्छा, मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए ये फला फला में से कौन सा मेडिसिनल प्लांट है या नहीं है। तो तेज पत्ता सुना होगा, ये आपने देखा भी होगा, खाने में डालते हैं। स्टीविया, अशोका, गिलोय बहुत खाया, ये कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत पिया होगा इसको। अश्वगंधा, ये भी, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा, आंवला। फिर से रिपीट करता रहा हूँ, तेज पत्ता, स्टीविया, अशोका, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा, आंवला। ठीक, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है और कई सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं इसके अंदर भी, तो और जैसे वाई ब्रेक ऐप है इसके बारे में पढ़ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफाइलैक्टिक आयुष ड्रग, तो ये भी अलग से आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग आयुष आपके द्वार को पढ़ रहे थे, वो वाली चीज़ है इसके अंदर। ठीक, सैपलिंग दिया जाएगा मेडिसिनल प्लांट जो के, और जो है टैबलेट दी जाएगी, और कौन से मेडिसिनल प्लांट है वो भी बताया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मैंने बताया, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिग्पा, होम्योपैथी। और ये जो है एक तरीके से इसका पर्पस यही है कि एक डेवलप किया जाए एजुकेशन रिसर्च प्रोग्राम जो इंडिया की स्वदेशी ऑल्टरनेट वैकल्पिक जो मेडिसिन सिस्टम प्रणाली है उसके लिए। ठीक, और इनके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं, तो ये अच्छा है। और ये जड़ पे काम करते हैं। इंग्लिश मेडिसिन क्या करती है, वो सिम्टम पे काम करती है, जड़ पे कम काम करती है। ठीक है ना, तो ये समझना जरूरी है। अगर आयुष या फिर होम्योपैथी इन सब से अगर कोई आप डिजीज़ को ख़त्म करोगे तो वो फिर वापस आएगी नहीं, ये चीज़ है। तो रिसेंट नोटिफिकेशन जो 13 अप्रैल को आया था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको बना दिया गया है नया। और ये ट्रेडिशनल जो 7 ट्रेडिशनल हमारा पारंपरिक जो प्रणाली है हेल्थ केयर की उससे संबंधित है। 9 नवंबर 2014 को जो है सेटअप किया गया था ताकि एजुकेशन रिसर्च ये सारी चीज़ें हो सकें। और इसमें ये भी है कि आपका आयुष मिनिस्ट्री वेरियस हेल्थ केयर प्रोग्राम ये अपना चला रहा है ताकि जो है रूरल पॉपुलेशन को मदद मिल सके। और ये एक बैकबोन भी है आयुष्मान भारत योजना जो हमारी चल रही हुई है उसकी। और अभी जो है 50,000 बच्चों को एनरोल भी किया गया है होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड के लिए, होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें आयुष आपके द्वार से संबंधित। पूर्वी आर्थिक मंच, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, पहले बताया था एक लाइन में कि है क्या। रशिया का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे लोग आके निवेश करें, इसके लिए ये फोरम है। ठीक, एक लाइन में सबसे एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि क्वेश्चन ऐसे बोल लेते हैं कि ये है किससे संबंधित, तो एक लाइन में ये है कि रशिया का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें निवेश इन्वेस्टमेंट कराने के लिए ये वाला फोरम होता है। मोदी जी ने अभी वीडियो एड्रेस किया, 6ठा संस्करण था इस बार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, 3 सितंबर को हुआ, व्लादिवोस्तोक में हुआ। ठीक, मैप देख लीजिए, ये है व्लादिवोस्तोक, और ये वाला एरिया जो है ये आप इसको मान सकते हो कि ईस्टर्न पोर्शन है आपका रशिया का, जहाँ पे चाहता है कि निवेश हो उसके लिए ही ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होता है व्लादिवोस्तोक एरिया। सेंट पीटर्सबर्ग, अच्छा बताइए कहाँ पर है। ठीक, और इसके आसपास ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, सी ऑफ ओखोत्स्क है, ठीक है ना, सी ऑफ जापान हो गया, बेरिंग सी हो गई, ये चुकची सी हो गई। ठीक, ये आपका लैपटॉप सी हो गई, आर्कटिक सर्कल देखिए इसके थ्रू पास हो रहा है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैपिंग में प्लीज़ देखा करिए। अब यूपीएससी में हमें बहुत अच्छा करना है, तो यूपीएससी में जो चीज़ मैं बताता रहा हूँ उसको करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, इट मे बी रिकॉर्ड, पीएम जो थे हमारे मोदी जी जो हैं अभी चीफ गेस्ट थे 5th EEF के 2019 में। ठीक है, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जो कि चीफ गेस्ट बनाए गए थे EEF में, इकोनॉमिक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में। पीएम ने हमारा फिर से वही बताया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो हम बहुत अच्छे उस पर बहुत ध्यान देते हैं, उसमें रशिया पे भी हम ध्यान देना चाहते हैं। और रशिया और इंडिया तो एक नेचुरल प्राकृतिक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं, ये बताया गया है वहाँ पर। और वहीं सारी चीज़ें बोल बचन वाली बातें बताई कि ग्रेटर इकोनॉमिक और कमर्शियल एंगेजमेंट करेंगे दोनों के बीच में, ताकि हमारी जो एक विशेष और प्रिविलेज्ड जो रणनीतिक पार्टनरशिप है उसको और बढ़ाना है। पैंडेमिक के दौरान भी हमारा कॉपरेशन बढ़ा रहा। और यहाँ पे ये बात करी गई कि इकोनॉमिक कॉपरेशन डायमंड में, कोकिंग कोल में, स्टील में और टिम्बर में करना चाहते हैं। कोकिंग कोल जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ये इम्पोर्ट होता है चाइना से। ठीक, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है पहले। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, इंडियन डेलीगेशन जो है हरदीप सिंह पुरी जी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हैं, उन्होंने
इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज को जो है के साथ मिलके इंडिया रशिया बिजनेस फ्रेमवर्क में बातचीत करी थी कोविड-19 के चलते भी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन मीटिंग भी हुई। चीफ मिनिस्टर गुजरात के जो हैं गवर्नर जो यकूतिया प्रोविंस के हैं उनके बीच में बात हुई 2 सितंबर को EEF के बीच में। तो एक तरीके देख रहे हो पूरे देश की भी बात हो रही है, साथ ही साथ एक मिनिस्ट्री की भी बात हो रही है, अलग मतलब मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री बात भी हो रही है, और साथ ही साथ स्टेट से स्टेट की बात हो रही है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें देखो, ये नया पैटर्न है, ये मतलब अच्छे तरीके से इसको जो है मतलब ये है कि जहाँ से जो बात हो सकती है वैसे भी किया जाए, ठीक, अंडर द ओवरऑल फ्रेमवर्क जो हमारा रहता है। 50 रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडियन कंपनीज के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन। तो अब देखो कंपनी टू कंपनी भी बात हो रही है। तो साफ सीधा जो मतलब मैंने आपको पहले बताया, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जिसका मेन उद्देश्य है कि ईस्टर्न रशिया में निवेश किया जाए, उसके लिए जो है सारे लेवल पे बात हो रही है। इंटरनेशनल फोरम है, हर साल ये होता है आपका व्लादिवोस्तोक रशिया में। इसका पर्पज़ यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, विदेशी निवेश लेके आया जाए रशिया के फार ईस्ट वाले रीजन में, ठीक। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में अपने पुतिन जी के द्वारा, और जो है ये हर साल आपका सितंबर में होता है व्लादिवोस्तोक में। और रशियन प्रेसिडेंट और जापानीज़ प्रीमियर जो है उन्होंने ये फोरम हमेशा अटेंड किया है शुरुआत से ही, ठीक है। आपको यहाँ दिखाया था ना, ये देखो सी ऑफ ओखोस हो गया, ये सी ऑफ जापान, ये देखो जापान है ये, ठीक है। तो ये वाली बात है। और इसमें जो है ओवर द ईयर्स ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है जिसमें डिस्कस होते हैं आपके पॉलिटिकल भी टाइज, स्ट्रेटजी डिस्कस होती है। अगर सिर्फ इकोनॉमिक बोल दे तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल भी अब डिस्कस होने लगा है इसमें, कल्चरल टाइज भी रशिया और एशिया पैसिफिक के बीच में अब डिस्कस होने लगा है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। पहले बता दूं इसकी अभी 24वीं मीटिंग हुई थी, ठीक। और FSDC जो होता है फाइनेंशियल, अब देखो वित्तीय स्थिरता, ठीक, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, या फिर जो है GDP बहुत ही कम हो जाए, तो वो स्टेबिलिटी बनाए रखना है और साथ ही साथ उसको डेवलप भी करता रहना। तो उसके लिए काउंसिल है, और काउंसिल के हेड कौन होंगे? वित्तीय मंत्री होंगे, ठीक, यानी कि निर्मला सीतारमण जी अभी जो है हमारी हाई लेवल FSDC जिसको हेड करता है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। ये ध्यान रखना, अलग से भी क्वेश्चन इसको पूछ सकता है कि FM करता है, ध्यान रखना FSDC को। इसके दिस वाज द ये पहली मीटिंग थी हाई लेवल पैनल की करंट फाइनेंस इस साल के फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में कई सारी मीटिंग हो सकती हैं। इससे पहले जो है दिसंबर 15 को हुई थी। और यहाँ पे इशू कौन कौन से इकोनॉमी से जो इशू है वाले जो है उस पर फोकस किया गया, ठीक, जिस पे मतलब फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। और जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जैसे आपको बताएं इंश्योरेंस के लिए कौन रेगुलेटर है बताइए? IRDAI, ठीक, IRDAI इसको बोलते हैं। पेंशन के लिए जो है PFRDA है, ठीक। कैपिटल मार्केट के लिए कौन है? SEBI है। तो ये सब क्या है? ये रेगुलेटर अपने अपने जो स्फीयर में रेगुलेट करते हैं चीज़ों को और डेवलप करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने FSDC के अंतर्गत इकोनॉमी के बारे में बात करी और ये भी कहा कि हमें कंटिन्यूस हमें देख रेख करते रहना है गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जो डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं उनको भी अपने अपने एरियाज़ में, ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह तो ना घूम घूम के सब कुछ कर सकती है, सब उसके लोग हैं, सब लोग को काम करना पड़ेगा तभी तो काम होगा, ठीक। ये मीटिंग जो है आपके RBI के गवर्नर जी ने भी अटेंड करी और यहाँ पर ये कहा गया कि मतलब कंटिन्यूअस विजिल, लगातार जो है निगरानी रखनी है गवर्नमेंट को और रेगुलेटर्स को फाइनेंशियल कंडीशन पर। ये नहीं कि आराम से बैठ गए और जो है फिर कहीं से भी कहीं जा रही है भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक। तो इसमें काउंसिल में जो क्या क्या इश्यूज़ पे बात हुई वो समझ लेते हैं। स्ट्रेस एसेट यानी कि जो लोन लेके जो है वापस पैसा नहीं हो रहा है, जिनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। तो स्ट्रेस एसेट जो होता है कि NPA से सारे मतलब जो आ जाते हैं उसमें, साथ ही साथ जो भी संस्थागत मैकेनिज्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनालिसिस के लिए उसको, और जो रेजोल्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कई सारे आपके इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, ठीक है ना, दिवालियापन, इनके भी जो कोड चल रहे हैं कंपनियों संबंधित है। बैंक्स का एक्सपोजर, गवर्नमेंट का डेटा शेयरिंग, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इंटरनेशनलाइजेशन और इंडियन रुपी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो आयात निर्यात हो रहा है दुनिया में,
ठीक है, सिर्फ भारत से ही नहीं, उसमें जो है अब भारतीय रुपी यूज़ हो उसके लिए भी है, पेंशन सेक्टर, इन सब इश्यूज़ पे अभी बात हुई। ठीक, एफएसडीसी आप लोग बता दूं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, संवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं है, सांविधिक भी नहीं है, वैधानिक निकाय भी नहीं है, और ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। तो ये आप इसको जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। ये आपका कब, रघुराम राजन जी जो कमेटी एक बनाई गई थी तब ये पहली बार बोली गई थी। तो अगर कभी पूछ ले एफएसडीसी किस कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड की गई थी, सिफारिश की गई थी, तो वो रघुराम राजन कमेटी थी, रघुराम राजन। ठीक है, ध्यान रखना, कई सारे इस टाइप से क्लोज नाम होते तो कंफ्यूज मत होना। फाइनली 2010 में जो है फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी ने इसको मतलब बना दिया था एक ऑटोनोमस बॉडी, फाइनेंशियल रेगुलेटरीज को बनाए रखने के लिए, फाइनेंशियल मैक्रो फाइनेंशियल जो होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, आपके जो है जो आपका ये जीडीपी हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैक्रो वाली इकोनॉमिक्स वाली बुक आप लोगों को पढ़नी है 12th क्लास की, इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी। तो एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम सेक्टर के लिए ये 2010 में एफएसडीसी आ गया था। रीसेंट जो अभी इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, तो हमें अपने इकोनॉमिक एसेट और अच्छे से जो है उनके ऊपर निगरानी करनी है, उनको देख रेख करना है, उनको रेगुलेट करना है, विनियमित करना है। ठीक, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं ये समझ लेते हैं। ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्थिरता, जो कि उसके नाम में ही है। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट उसके नाम में ही है। इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, सेबी का, इंश्योरेंस आरडीआईए से, ठीक है, आईआरडीआई से, पेंशन से, इन सब के बीच में समन्वय बना रहे, उसके लिए काम करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी, अब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भैया इंश्योरेंस क्या होता है, पेंशन क्या होता है, तो कैसे काम होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक, जो आपका वित्तीय समावेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूडिंग द फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े वित्तीय समूह के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था का व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, और साथ ही साथ इंडिया के इंटरनेशनल इंटरफेस जो है भाई साहब, जैसे कि FATF जो कि किस पे काम करता है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक, तो उसके लिए है। और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक। अच्छा, इसके लिए मैंने पेड ग्रुप में बताया था कि कई सारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से संबंधित जो टर्म्स हैं, इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, उनके बारे में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड होता क्या, ये भी बताइए, ठीक। और ये सारे जो है डिसाइड किए गए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो है जब भी वो कहते हैं कि इसके साथ बात करो, इसके साथ बात करो, तब करता है एफएसडीसी इन मुद्दों पर बात, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट से संबंधित है। अभी भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, उसको खतरा हो गया। खतरा क्या है समझ लेते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है, पर्यावरणविद जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो पानी फ्रेश वाटर है, जैसे ब्रह्मणी रिवर है, ठीक, उससे आप यहाँ से इसका पानी को डाइवर्ट कर ले जा रहे हो, तो यहाँ पे ये पानी जा नहीं रहा है। कौन सी ब्रह्मणी रिवर में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत होगी। अब यहाँ पे जैसे तटीय क्षेत्रों में जो है, आप कोस्टल एरियाज़ में देखोगे कि यहाँ पे मैंग्रोव निकला हुआ है काफ़ी, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हरी ये साइक्लोन से बचाने के लिए, और एक इकोसिस्टम भी बना रहता है, ठीक है ना, एक्वेटिक सिस्टम होता है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। तो जब फ्रेश वाटर यहाँ से जा ही नहीं रहा है, इसको डाइवर्ट कर ले आ रहे हो पानी को आप, तो उसकी वजह से क्या है कि जो ये मैंग्रोव वेजिटेशन है उड़ीसा के, जो कि सेकंड बिगेस्ट है, पहला बिगेस्ट तो आपका सुंदरबन हो गया इंडिया में, सेकंड बिगेस्ट है इंडिया में, उसको खतरा हो गया मैंग्रोव को, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और इसीलिए जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क को भी खतरा है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर घटेगी तो पूरे राष्ट्रीय उद्यान को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बात समझ में आ गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा जो है, उसने कहा है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, बल्कि ये एक इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है, वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा, उसने लोगों का ध्यान खींचा और कहा कि भैया फ्रेश वाटर को जो है पानी में, समुद्र में जाने से मत रोको। और ये पानी जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में। तलचेर अनुगुल कोल माइन है, वहाँ जा रहा है। स्टील पावर प्लांट, ठीक, कलिंगा नगर जो है स्टील पावर प्लांट, पावर हब, ये सब जो है पानी फ्रेश वाटर ब्रह्मणी रिवर का खींच ले रहे हैं। अब जब फ्रेश वाटर यहाँ से पानी उधर की तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से जो भीतरकनिका मैंग्रोव्स हैं, जो कि सुंदरबन मैंग्रोव्स के बाद आते हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसा ही ये भी देखा गया जब फरक्का बैराज बना दिया गया था, ठीक है ना, आपके इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे देखना फरक्का बैराज, मैप बुक खोल के रखा करो प्लीज़।
ठीक। तो उसमें सुंदर वन के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। और यहाँ पे यही है कि लोकल जो फ्लोरा फौना है, ठीक है ना, जीव जंतु जो हैं भितरकनिका में, उनको फार्मर्स भी, उनकी लाइवलीहुड आजीविका भी उनकी खतरे में आ जाती है। फार्मर्स फिशरमैन्स की भी जो आजीविका है वो भी खतरे में आ रही है। वो कौन कौन सी रिवर पे डिपेंड करते हैं? ब्राह्मणी और दूसरी कौन सी? खरासरोटा। खरासरोटा जो है, ये 2 रिवर हैं, ध्यान से इनको देखना। इनके ऊपर जो है, इनको इम्पैक्ट कर रही है, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं फार्मर, फिशरमैन, फ्लोरा एंड फौना, उनको जो है इम्पैक्ट कर रही है। अब देखो, जब इसकी बात हो रही तो इसके सहायक नदियां जो हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो है, उनको भी पढ़ो, इसकी मैपिंग भी देखो, किस टाइप का जो है ड्रेनेज है, पैटर्न है इसका, वो भी देखना कि भैया ट्रेलिस है कि रेक्टेंगुलर क्या है, ठीक है ना, वो भी करो, हो सकता है सेंटेंस में पूछ ले। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर समझे तो ये एक नोटिफाइड रामसार वेटलैंड है, 195 स्क्वायर किलोमीटर का। इसमें 62 मैंग्रोव हैं, स्पेशीज़ रहती हैं। 1600 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल रहते हैं और मड फ्लैट्स पे इसके, और भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट पे, ठीक। ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है फॉरेस्ट है इंडिया में, रामसार साइट भी है। और ये डिक्लेयर फर्स्ट कौन सा है, मैंने अभी बताया था, उसको फिर से बताइए। और इसको नेशनल पार्क 1988 में बना दिया गया था, 1988 में। ये एक तरीके का जो है एस्चुरी बनाता है, ठीक। भितरकनिका जो है एस्चुरी बनाता है। एस्चुरी क्या होता है? जैसे तटीय क्षेत्र है, ये लैंड है, ठीक, ये लैंड है और ये आपका सी है। तो ये जो इन दोनों का ट्रांजिशनल जो वो जगह होती है, लैंड और पानी ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे जो है कई सारा जो पानी भर जाता है, इसमें सॉल्ट वाटर भी मिला रहता है, फ्रेश वाटर मिला रहता है, इसको एस्चुरी बोलते हैं। तो इसमें ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा, महानदी रिवर सिस्टम जो है भितरकनिका में आते हैं। भितरकनिका आपका मैंग्रोव वाला हो गया, और ये लोकेटेड है आपका केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। उड़ीसा की फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से आता है ये इसमें मैंग्रोव के लिए फेमस है भितरकनिका। माइग्रेटरी रिवर्स, बाहर से पक्षी आते हैं, टर्टल, एस्चुरीन, क्रोकोडाइल और क्रीक कई सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो है ये ब्रैकिश वाटर में थोड़ा सा जो है उसमें लवड़ता होनी चाहिए, सलाइन होनी चाहिए, वहाँ पे बढ़ता है ये। और प्रोपोर्शनेट फ्रेश वाटर जो है इसमें फ्लो करता है ब्रह्मणी रिवर से, खरोष्टा से, और सैनिटरी लेवल को जो है बैलेंस रखता है, ठीक है। ब्रैकिश वाटर जो है आइडियल होता है मैंग्रोव के उपज के लिए, ऐसे समझ लो, ठीक, और हेल्दी रहने के लिए। और यहाँ पे करीबन 70% जो कंट्री के एस्चुरीन या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो यहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? फ्रेश वाटर, अच्छा चलो अब क्रोकोडाइल की बात यहाँ पे आई, तो अब फ्रेश वाटर जैसे में कौन से क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक, और सॉल्ट वाटर में कौन से होते हैं, ये जो बताना, ठीक। और ख़ास तौर पे घड़ियाल जो होता है वो क्या है, ठीक। देखो 3-4 वैरायटियाँ हैं इसमें, ये आप क्रोकोडाइल में घड़ियाल हो गया, वो फ्रेश वाटर कौन सा, सॉल्ट वाटर, ये ज़रूर जो है एक बार पढ़ लेना। और उनका अब जब ये पढ़ोगे तो उनका ये भी पढ़ोगे IUCN स्टेटस क्या है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, ये नहीं कि बस ये देख लिया और बस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो और जैसे कि अभी आप EPFO में सब लोगों ने देखा भी है कि बहुत कहते हैं कि सर रोज़ जो है आपका करंट अफेयर पढ़ने की वजह से जो है हम लोग का काफ़ी सारे जो क्वेश्चन, मान लीजिए 20 से UPSC जो उसकी आदत है पूछने की, UPSC ही कराता है EPFO, तो वो भी हमारे जो है आसानी सही हो गए। भितरकनिका जो है 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इसमें, ठीक, संरक्षित क्षेत्र है। भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया, आपका भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वन्यजीव अभयारण्य हो गया, और गहिरमथा मरीन सेंचुरी हो गई, ठीक, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लू स्ट्रैगलर स्टार। ये थोड़ा सा कठिन सा टॉपिक है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा इसको ऐसे बता दूँ मेन चीज़ें, ताकि आप लोग को जो है हर कोई इसको समझ सके, ठीक। अभी क्या संदर्भ क्या है, ब्लू स्ट्रैंगलर, पहले इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ तो थोड़ी सी जो चीज़ें बनने लगेंगी। ये ब्लू स्ट्रैंगलर है, ये तारों से ही बनता है, क्लस्टर से। और यहाँ पे देखो मेन चीज़ें बताएगी, ब्लू स्ट्रैंगलर फॉर्मेशन पाथवे 3 तरीके से हो सकता है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा तरीके से होता है मास ट्रांसफ़र, ठीक, बड़ा जो है एक स्टार का झुंड है वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया अलग, एक छोटा बन गया। दूसरा होता है कोलिजन, 2 स्टार टकरा गए उसकी वजह से जो है कोलिजन बन गया। तीसरा 30% अराउंड ऐसे होता है। मल्टीपल इंटरेक्शन, कई सारे जो स्टार के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी ब्लू स्ट्रैंगलर बन जाता है। तो एक मेन चीज़ जो है जो क्वेश्चन वहाँ पे बनाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कोई यहाँ पे जो है साइंटिस्ट बनने का एग्जाम नहीं हो रहा है, तो वो इसी टाइप से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ब्लू स्ट्रैंगलर जो है जो स्टार पाया जाता है वो किससे बनता है, तो मास ट्रांसफ़र से बनता है, ठीक है।
दूसरा कोलिजन से, और तीसरा मल्टीपल इंटरेक्शन से बनता है। टेम्परेचर देखिए बढ़ता जा रहा है, ल्यूमिनिसिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब चमक उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, देखिए ये ऐसे चलता आ रहा है, मेन सीक्वेंस इसका ये था। लेकिन ये जो जहाँ पे मुड़ जाता है इसको टर्न ऑफ बोलते हैं। ये रेड जॉइंट आपका जो है स्टार एक अलग तरीके का होता है, उसके बारे में भी है। ठीक, तो ब्लू कैरिंग आउट, ये अभी इंडियन रिसर्चर्स ने ये देखा है, ये एनालिसिस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ वही सारी चीज़ें बताई कि ब्लू स्ट्रैंगलर जो है, स्ट्रैंगलर किससे बनते हैं, वो आपके मास ट्रांसफ़र से बनते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, यही इसका मेन है यहाँ पर, समझ लो। ठीक है ना, एप्लीकेशन समझ लो कि कहाँ पे जो है इसका ये क्या चीज़ है और कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक, साइंस की चीज़ों पे आपको ध्यान देना यूपीएससी के लिए, क्या है व्हाट और कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, इतना कर लो, आसानी से पेपर हो जाएगा इसमें साइंस वाले का। ठीक, ब्लू स्ट्रैंगलर जो है एक क्लास ऑफ स्टार होता है, स्टार की तरह ही होता है, एक ओपन ग्लोबुलर क्लस्टर में। क्लस्टर किसका? स्टार का, खूब सारे जो स्टार्स हैं उन्हीं के में से ही एक क्लास है स्टार्स का। ठीक, और ये काफ़ी बड़े होते हैं और ब्लूअर होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लू होते हैं बाकी स्टार से कंपैरिजन में। ठीक, ये स्टार जो है बॉर्न होते हैं एट द सेम टाइम, जब स्टार क्लस्टर बन रहा होता है तभी ये स्टार्स भी फॉर्म हो जाते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता आता है ये स्टार जो है इवॉल्व कर जाता है डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द मास। ठीक, तो ये है मतलब उसके जितना उसका भार है, जितना उसका द्रव्यमान है, उसके हिसाब से वो अलग अलग जो है इवॉल्व करते जाते हैं स्टार्स। ठीक, यहाँ पे सिर्फ ब्लू स्ट्रैगलर की बात नहीं हो रही, अलग अलग स्टार्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर जैसे क्लस्टर कई सारे जो है स्टार्स वो क्लस्टर है, उसमें से टाइम जैसे बीतता है तो अलग अलग टाइप के स्टार्स बनते आते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक, जो मोस्ट मैसिव और ब्राइट स्टार जो इवॉल्व होता है, बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा चमकीला, वो जो है आपका अपने जो मेन सीक्वेंस है उससे मूव कर जाता है, तो उसको हम टर्न ऑफ बोलते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर दिखाया था। ठीक, ये वाली चीज़ देखिए, ठीक, काफ़ी ब्राइटनेस हुआ, लेकिन ये वहाँ से मूव कर गया तो इसको टर्न ऑफ बोला जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद जो है ब्राइटर, हॉटर भी होना चाहिए, अगर हो गया तो वो फिर ब्लू स्ट्रैंगलर में आ जाएगा। ठीक, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक, ब्राइटर भी है तो ब्लू स्ट्रैंगलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रेड जाइंट की। यहाँ पे क्या है कि आपका क्लस्टर से अगर अलग हो गया, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि एक तो यहाँ से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्राइट भी है, और ये क्लस्टर से अलग है। अगर ऐसा पूछा था जाए तो वो रेड जाइंट बन जाएगा, इतना ध्यान रखना। अलग अलग मेन चीज़, बस कुछ कुछ डेफिनेशन में चेंजेस है वो बता रहा हूँ, ताकि उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर लो प्रीलिम्स में कि क्या आंसर है। ठीक, 1953 में एलन सैडस जी ने जो है कुछ आंकलन कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा कुछ स्टार जो है ज़्यादा हॉटर हैं जो है आपके टर्न ऑफ से भी, जो कि पेरेंट क्लस्टर का है, तो उन्होंने बोला कि ये ब्लू स्टार है। क्यों? देखो ये चीज़ है ना, ये टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ वाली जो है ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा होंगे टेम्परेचर। ठीक है, और ये चीज़ है। और आपका जो है लेटर स्टडीज़ में ये कंफर्म किया गया कि स्टार जो है इंडीड क्लस्टर मेंबर ही होते हैं और उनको ब्लू स्ट्रैगलर ही बोला जाता है। ठीक, एक अकेला प्रोबेबल वे जो है कि स्टार को स्टिल हम प्रेजेंट है इन दीज क्लस्टर में समहाउ, अगर उनके पास एक्स्ट्रा मास हो जाता है। अब देखिए ये वाला जो स्टार है ब्लू वाला, ठीक, अगर उसको आपको देखना है कि भैया ये कैसे बन रहा है और साथ ही साथ ये कैसे क्लस्टर का ही हिस्सा, जैसे रेड जाइंट तो क्लस्टर का हिस्सा नहीं रहा, तो इसमें देखिए जब ये सीक्वेंस में चल रहा होता है तो इंटरेक्ट करता रहता है कई सारे स्टार्स के साथ में, तो इसके पास अगर एक्स्ट्रा द्रव्यमान या फिर मास आ जाता है अपने मेन सीक्वेंस में चलते हुए, तो इसको जो है आप जो है बोलेंगे कि क्लस्टर के अंदर ही रहते हुए ये आपका ब्लू स्ट्रैंगलर वाला हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा और ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से। ठीक, यहाँ पे फाइंडिंग कई सारी हुई थी, तो 868 जो है ब्लू स्ट्रैंगलर की बात कर रहे थे, उसमें से उन्होंने पाया अमंग द क्लस्टर कि दे स्कैन 228 हैव ए टोटल ऑफ जो है आपका ब्लू स्ट्रैगलर में से दिखाए गए। ठीक, तो मतलब क्लस्टर्स में से कितने ब्लू स्ट्रैगलर देखे गए, ये वाली चीज़ है। और पहली बार जो है कंप्रेहेंसिव काफ़ी ज़्यादा जो है व्यापक रूप से विश्लेषण किया गया है ब्लू स्ट्रैगलर का। कहाँ पर हुआ है और इसको छापा कहाँ गया है? जर्नल मैगजीन एक आती है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, वहाँ पे इसको छापा गया है। और काफ़ी ज़्यादा पुराने मैसिव स्टार क्लस्टर्स होते हैं, उससे ये बनता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और ये नॉर्मल स्टार से जो है काफ़ी अलग होते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर से वही चीज़ बताएगी, 54% मास ट्रांसफ़र, द्रव्यमान के ट्रांसफ़र से 30% जो है आपका बाइनरी कंपेनियन स्टार के बीच में भिड़ंत कोलिजन की वजह से हो जाता है, और 10 से 16% जो है
इंटरेक्शन कई सारे होते हैं, उसकी वजह से होता है। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर यही है कि स्टेलर सिस्टम को हम ज़्यादा अच्छे समझ सकेंगे, गैलेक्सी जो है जो आपकी होती हैं, ठीक है, आपकी आकाश गंगाएं जो हैं, जो स्टार की पॉपुलेशन है उनके बारे में अच्छे से हम जान सकेंगे। इससे कई सारी चीज़ें और भी हम जो है निकाल सकते हैं कि हमारे जो है एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है। अच्छा, इसको जब हमें स्टडी करना है ब्लू स्टेगुलर को, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग यूज़ करेंगे। हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ ले, इंफ्रारेड जो है यूज़ करेंगे, नहीं, अल्ट्रा वायलेट यूज़ करेंगे, जो कि हमारे एस्ट्रोसेट भारत का पहला डिटेल्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है, डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। क्या नाम है, एस्ट्रोसेट। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, कितना वजन है, कितना क्या है, इसके बारे में देख लेना। तो उसमें अल्ट्रा वायलेट के जरिए ही ब्लू स्टेगुलर को देखा जाएगा, ठीक। और ये कहाँ पे स्थित है आपका, मतलब एक तो स्पेस में स्थित है एस्ट्रोस्टेट, ठीक, मतलब आपका धरती होगी, धरती के बाद जो स्पेस में वहाँ पे लगा रखा ताकि अच्छे से देखने को मिले। वायुमंडल में काफ़ी डस्ट वस्ट की वजह से दिखता नहीं साफ, जो बात है। अगर आप यहाँ पे एक बनाते हो तो उससे दिखेगा नहीं। वैसे ही एक यहाँ पे स्पेस मतलब में देखने वाली एक टेलीस्कोप है नैनीताल में, देवा स्थल बोलते हैं इसको, 3.6 मीटर की है, तो वहाँ से भी आप देखोगे ये ब्लू स्टेगुलर, साथ ही साथ एस्ट्रोसाइट से भी देखोगे, लेकिन अल्ट्रा वायलेट इमेज टेलीस्कोप यूज़ किया जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक। तो इसी के साथ में हम लोग का अगला जो है आ गया है सेक्शन, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS से। इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए ब्राइट स्टार से, अब देखिए यहाँ पे भी तारे से ही संबंधित बात हो रही है, से संबंधित कौन सा जो है कथन सही है। इजराइल ने अभी ब्राइट स्टार जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करी, देखा नहीं, यहाँ पे एक मिलिट्री ड्रिल की बात हो रही है, क्या इजराइल ने करी है, ठीक, बताइएगा। अभी अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ब्राइट स्टार मल्टीनेशनल मिलिट्री ड्रिल है जो कि 1980 में स्टार्ट करी गई थी आपका एज पार्ट ऑफ पीस ट्रीटी, किसके बीच में, इजिप्ट और इजराइल के बीच में। तो यार ठीक है, हो सकता है कि पहला वाला जो है होस्ट इजराइल ही कर रहा हो, ठीक। पीस ट्रीटी हुई थी 1980 का, 1970 में वो अरब वॉर हुई थी, कई सारी आप लोगों को मालूम है। तो उसके बाद जब शांति संधि हो गई थी तो फिर ये हुआ कि हम लोग साथ में मिलिट्री ड्रिल करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। US, जॉर्डन और यूनाइटेड UAE, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, इन्होंने भी इस मिलिट्री ड्रिल में पार्ट लिया था। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। सारे स्टेटमेंट सही नहीं है एक्चुअली। ये होस्ट जो है कौन करता है, इजिप्ट करता है। भले ही इजराइल भी मतलब पीस ट्रीटी के बाद में चालू हो गया था, लेकिन होस्ट इसको जो है आपका इजिप्ट ही करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये गलत, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप सी आंसर निकाल लोगे। इजिप्ट इज होस्टिंग द ब्राइट स्टार जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, ठीक। मल्टी कंट्री इसमें यूज मतलब पार्ट लेती हैं। आत्मनिर्भर कृषि योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि योजना। आत्मनिर्भर भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो उसकी बात नहीं हो रही है, आत्मनिर्भर कृषि मतलब एग्रीकल्चर संबंधित बात हो रही है। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं आप लोग को बताना है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये वाला लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, क्या बताइए। फॉल्स पूछा गया है, पंजाब ने नहीं किया है, किसी और ने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक। तो पहले वाला गलत हो गया, गलत ही पूछा है, ध्यान रखना क्या पूछा गया ये भी ध्यान रखना, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। तो ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो ये वाले वो क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको पता है कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ए और सी बिल्कुल नहीं है, दो में से हैं, तो इनको सेकंड रीडिंग में आपको करना चाहिए, ठीक है ना। रोज़ मैं ये आप लोग को समझाता हूँ इसीलिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो जो है क्या चीज़ें कैसे क्या करनी, वो उसका जो है एक तरीके से डेमो यहाँ पे मिल जाए, ठीक। और ये बेनिफिट करेगा आपका फार्मर्स को, बिल्कुल सही बात है, कृषि के लिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनको भी करेगा। ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ पहले गलत है, इसलिए आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश जो है इसको लॉन्च कर रहा है, आत्मनिर्भर जो है कृषि योजना को। और आत्मनिर्भर बागवानी, हॉर्टिकल्चर ज़्यादा होता है हिली एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश है आत्मनिर्भर कृषि योजना में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं 60 करोड़ रुपया, और ये स्कीम पार्ट है आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम, आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसी के साथ में हम लोग आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को EPFO के एग्ज़ाम में अगर आप लोग को फ़ायदा हुआ तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। UPSC में भी अगर आप लोग इसी तरीके से जो है अच्छा करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप भी चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अगर आप लोग को पसंद आया आज का सेशन तो लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब कराकर।
ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहना है।